जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कोहलरॉश लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन तक सीमित नहीं रहेंगे, हम इसमें थोड़ा डेप्थ में जाके चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें कोहलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की। तो देखिए क्या कुछ है इसके अंदर। क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनकी अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या की गई, स्टडी की गई। उनकी जो कंडक्टिविटी है, कौन सी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हमें बात कर रहा हूं। उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मेजर किया गया अलग अलग कंसंट्रेशंस पर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, और उसके बेस पर एक ग्राफ बनाया गया जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ये कंसंट्रेशन है, यहां इनकी वैल्यूज लिखी हुई होंगी, ठीक है। जैसे ये 0 है, ये मान लीजिए 0.001, कुछ इस तरह 0.002, इस तरह चलता जाएगा। तो हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ऐसे, ठीक है, और एक्स्ट्रा प्लोटेशन करते हैं तो वो इसको यहां पे कट करता है, जो कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। और इसको हमने डिबे-हकन-सागर इक्वेशन से कंपेयर भी किया था, जो कि ये कहती है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली जो कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब कंडक्टिविटी होगी, मतलब जब आपका इलेक्ट्रोलाइट ना के बराबर, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है, उससे कम होगी। कितनी कम होगी, b/√c। इसमें से माइनस करना, √c में वैल्यू पता चल जाएगी कि किस मान लो जैसे हमें इस कंसंट्रेशन निकालना है कि भाई ये कंसंट्रेशन इस पे जानना चाहते हैं, तो इसको टच किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी कंडक्टिविटी है, कितने पे आ गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी, मान लो 0.003 आ गई, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो लिख दी, और लैम्डा इन्फिनिटी यहां से हमारे पास। तो इसको सोल्व करके आएगा। इसमें जो b है, b क्या होता है, b एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड करती है, किस तरह का सॉल्ट है, Ma, M2A, M2A3, जैसे NaCl, ठीक है, Na2O, जैसे आपका Al2O3, इस तरह किस तरह का सॉल्ट है उसके नेचर पर डिपेंड करता है B, ठीक है जी। तो ये सब बात हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात आई तो वहां पर हमने क्या देखा कि जब कंसंट्रेशन आपकी 10⁻⁻⁴ नॉर्मल इतनी हो जाती है, ये कंसंट्रेशन जब आती है, तो अब ग्राफ की लीनियरिटी खत्म हो जाती है, अब लीनियर ग्राफ हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इसी से कंपेयर करके y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू mx प्लस c, यहां माइनस आएगा, यहां पे ग्राफ नीचे आके इसका स्लो ये माइनस दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो क्या था, जो एक कंडक्टिविटी थी, तो वो वेरिएबल है, एक कंसंट्रेशन होता है x वेरिएबल है, ठीक है ना, इस तरह से था। ये इसकी y एक्सिस पे कहां पे कट करता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक। m क्या स्लोप, नेगेटिव साइन है, तो मतलब ये कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आपकी डिक्रीजिंग और डिक्लाइन आएगी। तो कहता है अगर ये कंसंट्रेशन है 10⁻⁴, तो अब ये ग्राफ ना लीनियर नहीं रहेगा, ये ग्राफ क्या रहेगा, नॉट लीनियर। ये ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है जी। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी,
या आपको जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू आएगी उससे आप ग्राफिकल मेथड से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ग्राफ ही कैसे आता है, उसका ग्राफ लीनियर नहीं आता, वो ऐसा हो जाता है। और ये कहां जाके मिलेगा, इसको ग्राफिकली बताना हमारे लिए इजी नहीं होता है। ओहो, इसको छोटा कर दो। ठीक, तो उन्होंने क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है कोहन रॉस, उन्होंने स्टडी की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स पर और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन उनके बीच में निकाला। क्या स्टडी थी, क्या रिलेशन था, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां पे कुछ डाटा लिखूंगा। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या डाटा मिला, यहां एक तरफ लिखूंगा मैं इलेक्ट्रोलाइट, एक तरफ रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक तरफ लिखूंगा मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी एट 291 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या डेटा उन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि जो हमारे पास KCl है, KCl NaCl, इन दोनों का पेयर बनाया, KNO3 NaNO3 NaNO3, इन दोनों का पेयर बनाया। क्या वैल्यू आई, यहां पे वैल्यू आई इस सॉल्ट की 130.16, 108.9, ये आ गया आपका 125.5, 105.3, फिर आपका KCl और KNO3, इसलिए वैल्यू आई KCl के लिए हम लिख चुके 130.16, KNO3 की आपकी 125.5, फिर आएगा आपका NaNO3 और NaCl, NaCl के लिए 108.9 और NaNO3 के लिए 105.3। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना आप, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, ये हमने देखा। पहले वाले में हमने क्या किया, अनायन सेम रखा, कटायन चेंज कर दिया। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, लगभग 21.7 लगा ले, ठीक है, 21.17 इसके आसपास गैप है इन दोनों में। अगले मैंने क्या किया, अगले मैंने अनायन सेम रखा, कटायन के बीच डिफरेंस देखा, सॉरी अनायन सेम रखा, कटायन चेंज कर दिया, तो यहां पे मैंने क्या देखा, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 21.17। अगले मैंने क्या किया, इसमें कटायन सेम रखे हैं, अनायन चेंज कर दिए, यहां डिफरेंस कितने का आ गया 3 नहीं है, ये आपका 125 है ना, तो 4.6 ये यूनिट हमें बताइए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अब ये इन्होंने निकाला, तो इससे उन्होंने क्या क्या बात नोटिस की, उन्होंने नोटिस की कि देखो यहां पे KCl है और यहां पे KNO3 है, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग तरह के सोल्ट है, यहां पे NaCl, यहां पे NaNO3 है, दोनों अलग अलग तरह के सोल्ट है। जब यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है, समझ रहे मेरी बात को, यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो अनायन के कारण तो आएगा नहीं, क्योंकि अनायन तो क्या है आपका, अनायन सेम है, दोनों में क्या है Cl माइनस आयन है इधर, तो जो डिफरेंस आया है 21.17 किस कारण है, कटायन के कारण है। अब उसने क्या किया, सॉल्ट का नेचर चेंज कर दिया, जो पहले हैलाइड था उसे नाइट्रेट बना दिया। अब क्या देखो, अभी भी डिफरेंस किसके कारण आएगा, कटायन कारण, अनायन तो सेम है, अब भी ये डिफरेंस क्या रहा, सेम रहा, मतलब सॉल्ट का थोड़ा सा मैं नेचर चेंज कर रहा हूं ना, उसे हैलाइड से मैं नाइट्रेट की तरफ लेके जा रहा हूं, तो भी इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आगे देखिए इसी डाटा को, अब कटायन सेम कर दिया इन्होंने, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा होगा, कटायन कारण तो आ नहीं रहा होगा, किस कारण आ रहा होगा, अनायन कारण। अब यहां पे क्या है, जो अनायन है, अनायन चेंज कर दिया, डिफरेंस कितने का है 4.6 का, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, सी ये आपका जो K था ना, वहां पे क्या रख दिया Na,
ठीक है, और Cl और NO3, तो अभी भी तो डिफरेंस आएगा। देखो ये चीज तो सेम है ना, इस कारण इसमें डिफरेंस आया नहीं, ऐसे इसमें इसके कारण तो डिफरेंस आएगा नहीं। किस कारण आएगा, नाइट्रेट या क्लोराइड कारण, तो ये भी क्या है आपका सेम आया। तो मतलब जो हर एक आयन होता है उसकी अपनी ही एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। वो किस तरह के कटायन के साथ जुड़ा है, उसके साथ जुड़ने से उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, हम बात करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कटायन और अनायन है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो एक दूसरे डिपेंड नहीं करे, एक दूसरे बहुत दूर जा चुके हैं, ठीक है, जितने भी आयन से क्या हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिफरेंस नहीं लिखूंगा, ions are very apart, very meaning ions infant dilution, इंटरआयोनिक अट्रैक्शन जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में हम पहुंचते हैं तो हमने क्या देखा कि कटायन और अनायन जो थे किसी भी तरह के सोल्ट के साथ, किसी भी तरह के अपने से अपोजिट आयन के साथ जुड़े थे, उसका इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर अब कोई असर नहीं निकला, कोई असर नहीं पड़ा। इस चीज को फोकस करते हुए फिर कोहलरॉस लॉ जो था, मतलब उन्होंने कुछ बातें बताई कि देखो क्या कुछ है इसके अंदर, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें लिखना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। देखिए क्या कहता है ये लोग, ये कहता है ये है आपका कोहलरॉस लॉ। ये क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब आयंस, जो कटायन अनायन इतने दूर चले जाए कि वो फ्रीली मूव करे एक दूसरे से, ये पूरी तरह इलेक्ट्रोलाइट की 4 मॉलिक्यूल चारों टूट गए, 20 ले तो 20 टूट गए, ठीक है, और आयंस जो है वो इतनी दूर चले गए कि उनके बीच में कोई इंटर आयनिक अट्रैक्शन नहीं रहा, अब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर सकते हैं। ऐसे केस में जो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी सॉल्ट की, इसमें से जो कटायन का या जो अनायन का कंट्रीब्यूशन होगा, जो उसका हिस्सा होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो नेचर ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग आयन, कि कौन सा आयन है, ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, अपने को आयन पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ये इसने बोला है। और इसके बेस पर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेस पर इस डेफिनेशन को बहुत सिंपलीफाई कर लेते हैं। आप बुक में जो डेफिनेशन देखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखी होती है। और इसके बेस पर हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं वो क्या हो जाता है, ये हमारे पास कोई मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, हम इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं,
हम इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होते हैं, क्या कहता है कि जो इसके आयन है ना, मान लो ये A+ और B-, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी जो होगी उसके सम के बराबर होगी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में बात करूं, जैसे मान लो मैंने इधर एग्जांपल लेकर जैसे आप मान लो Al2O3 लेकर चल रहे हैं, तो Al2 में तो कटायन की संख्या भी है ना, 2 कटायन 3 अनायन इस तरह से। तो अगर आप मोलर कंडक्टिविटी लेंगे ना तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा, ये हिस्सा तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसके साथ जो नंबर ऑफ कटायन है इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। मान लो जैसे मैं इसको शो करूं न्यू से, ये अनायन ये कटायन, ये क्या है आपका, ये है आपका नंबर ऑफ कटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस इन द फॉर्मूला। देखिए जो फॉर्मूला दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट में उसमें कितने कटायन, कटायन की संख्या है ये, और ये क्या आपका, ये आपका नंबर ऑफ एनायंस इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है हमारे पास कोहलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। अब चलेंगे इससे आगे, पहले इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि कोहलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। इनका जो फॉर्मूला है वो कॉमन सेंस, कैसे समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए जैसे पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जो थोड़ा आसान हो अप्रोच लगाने के लिए, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे उतरेंगे हम लोग। जैसे हमें दिया गया है KR2, ठीक है, ये है मेरा एम, और मुझे यहां तक पहुंचने के लिए कुछ डेटा दिया गया है। जैसे मुझे दिया गया है KP2 की वैल्यू, PT की वैल्यू और TR की वैल्यू, ये वैल्यूज मुझे दी गई है। मतलब वैल्यूज कैसे दी है, तो ये कोई सॉल्ट्स है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है ये। तो पहले इसको तोड़ दो, जो आपका एम है ना उसको आप तोड़ के देखो, डिसोसिएट करा के देखो क्या बनता है। इसको एक कहता है भाई ये बन गया हमारे पास K और 2R। अभी मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं, मैं ऊपर प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, वो नहीं लिख रहा हूं मैं फिलहाल अभी। अब जैसे ये मुझे यहां तक पहुंचना है, जो मुझे दिए गए हैं अगर मैं इनको तोड़ तोड़ के लिखता हूं तो मेरे पास कैसे कैसे लिखा जाएगा, ये K प्लस 2P, फिर आएगा आपका P प्लस T प्लस R, ये ऐसे ऐसे टूटेंगे। आप चार्ज भी लगाना चाहो तो चलो इसको 2 प्लस बोल दो, R पे मान लो माइनस है तो इस पे 2 प्लस है, इस पे माइनस, इस पे +1 -1, ये आपका यहाँ पे +1 -1। देखो जहां तक पहुंचना है ना उसके लिए हमें प्लस लगाना है, जहां तक पहुंचना है जो हमारा टारगेट है उसके आगे प्लस आना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, K चाहिए मुझे। तो देखो K कहां है इस पूरे में, K हमारा यहां पे, इसे बोल दो इक्वेशन 1, इसे बोल दो इक्वेशन 2, इसे बोल दो इक्वेशन 3। तो बोलूंगा भाई इक्वेशन 1 लिखो पहले, तो इक्वेशन 1 अब कैसे लिखो, आपने लिख दिया K2 प्लस 2P माइनस इक्वेशन 1 आ गई। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, 2R माइनस चाहिए, मुझे दे क्या रखा है 2P माइनस, 2P माइनस की जरूरत नहीं है, इसको हटाना है। तो जिसको हटाना होता है ना उसके लिए माइनस, तो मैं क्या करूंगा, देखो कहने का मतलब क्या है, P मेरा इसके अंदर आ रहा है तो इसमें तो आ नहीं रहा है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ चार्ज में फिर ये दिक्कत आएगी, प्लस माइनस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं इसको उल्टा लिखता हूं, मैं इसको TP लिख देता हूं, ठीक है, मैं इसको TP लिखता हूं, TP कि भाई ये आपका T प्लस फिर आपका P माइनस, ठीक है, अब सही रहेगा। हाँ तो मैं कहता है कि ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है जी, माइनस कर दो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को, -2 इंटू इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है, ठीक, मुझे 2P काटना है तो क्या चाहिए मुझे, इसमें माइनस साइन चाहिए होगा, तो T प्लस P, यहां से क्या होगा माइनस का 2T प्लस, और ये क्या होगा माइनस का 2P प्लस। बल्कि इसको ना बेशक ये चीज हटाए कर लो, आप इसको डायरेक्ट कर लो, उसमें थोड़ा समझने में और आसानी रहेगी आप लोगों को।
तो मुझे जो माइनस करना था, मुझे इसको हटाना था, तो मैंने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 2t प्लस और ये आ गया आपका 2p माइनस। अब मेरा p वाला तो कट गया, ये कट गया है। अब अगली प्रॉब्लम क्या आ गई, ये आ गया t। मुझे t नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था r इस वाली इक्वेशन में है, तो मुझे इसको काटना है। तो ये माइनस का है ना, तो इसे क्या करूंगा, प्लस करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस का 2 इंटू इक्वेशन 3। तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 2t प्लस प्लस का 2r माइनस, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, इससे ये कट गया। अब देखो क्या मुझे मेरा एम नहीं मिल गया, k 2 प्लस प्लस 2r माइनस। इनकी वैल्यू दे रखी होगी x y z जो भी है, जैसे आपने ऑपरेशन लगाया है उसी तरह से कर दो, x माइनस 2y प्लस 2z। ये x y z के नंबर लिखे हुए कुछ ना कुछ कि भाई इनकी इतनी इतनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, सोल्व करके आपका जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका तो कॉमन सेंस इसका फॉर्मूला है कि कैसे हमें कोई चीज काटना, ये है हमें ये नहीं चाहिए, इसे काटना कैसे, ये इस तरह से करना है इसको, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग अप्रोच लगाएंगे, ठीक। तो अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखिए ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स है। पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ये कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3+, ठीक है, जिसकी निकालनी है, आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, गिवन दैट मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 का थ्राइस आएगा, मैं थ्राइस लगाना भूल गया हूं इसमें, एंड मोलर, देखिए एम क्या है हमें निकालना, तो ये है, दे क्या रखा है, इसकी दे रखी है मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस दे रखा है, ठीक है, ये वाली दे रखी है। देखिए जो Al2SO4 का थ्राइस है, ये कैसे टूटेगा, Al3+ 2Al3++ 3SO4 2-, ऐसे टूटेगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 855, ये इसकी क्या है, मोलर, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Al2SO4 के थ्राइस की, ठीक है जी, 855 आ गया, ठीक है, ज्यादा उस तरफ चला गया हूं। तो ये आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है Al2SO4 के थ्राइस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 855 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है जी, दे दिया। अब देखो इसमें से क्या कहता है इसके बाद दे रखी है SO4 की, ठीक है, चाहिए क्या Al3+ की, तो ये चाहिए, ये एक्स्ट्रा दे रखा है ना, तो SO4 की दे रखी ना आपको, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। अब आपको दे रखा है SO4 2- की, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है λm infinity SO4 2- इज इक्वल्स टू 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से माइनस कर दूं 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 की, ये इक्वेशन 2 लगा लो, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, 3SO4 हो जाएगा, उसे माइनस कर दो क्या आएगा, 2Al3+ आएगा। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ Al3+, तो जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इक्वेशन 1 - 3 इंटू इक्वेशन 2, पहले मैं ये करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो Al3+, अच्छा इनको लिखते कैसे हैं, इनको लिखने का तरीका ऐसे होता है, मोलर लिख रखा है ना, हाँ ऐसे यहां पे, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा λm0 Al3+, ठीक है, 2 टाइम्स, अच्छा 2 आगे आएगा इसमें, ये 2 और 3 क्या आएंगे, इनके आगे आएंगे, इधर 2 आएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस में है 3 टाइम्स λm0 SO4 2-, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 3 टाइम्स ऑफ λm0 SO4 2-। अब जैसे इसमें लिखा है वैसे इनकी वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई 855 जो कि इक्वेशन 1 थी, माइनस कर दिया हमने 3 इंटू 160, 3 इंटू 160, यहां से क्या आ गया
16 3 48, 480 हो गया ये 480। अब इसमें से देखो हमें ये करना 580, 680, 780, 880। 880 जाएंगे तो 400 आएगा, उसमें से हम कितने कम कर दे 25, यानी कि 375। 375 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। ये वैल्यू किसके लिए आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी, देखो ये तो कट गया, तो किसके लिए आएगी आपकी 2Al3+। मुझे क्या चाहिए Al3+ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू आई है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 187.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से हम इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है आपको NaOH के लिए, ठीक है। कैलकुलेट क्या करनी है, BaOH का ट्वाइस, ठीक है। जो एम है पहले मैं उसको लिख लेता हूं। पहले हमने क्या किया, हमें एम लिखना है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है ये निकालना, और इसकी आयोनिक क्या आ जाएगी Ba2 प्लस OH माइनस, और 2 से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये तो आगे, ये तो मेरा एम हो गया, ठीक है। ये एम है। गिवन क्या है, गिवन है NaOH NaCl BaCl2 के लिए, तो लैम्डा m0 NaOH NaCl और BaCl2, ठीक है जी। टूट के क्या कह देंगे, ये Na प्लस OH माइनस, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो जितने भी हमने इसके मॉलिक्यूल लिए होंगे सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। और तीसरा है हमारे पास Ba2 प्लस में 2Cl माइनस, ठीक है। अब वैल्यू क्या कर दी है, NaOH की है 2.48, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। वो है 2.481 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना। यूनिट सबकी क्या रहेगी, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसमें। फिर है आपका NaCl के लिए वैल्यू क्या है 1.265 इंटू 10 की पावर -2, और तीसरा है हमारे पास 2.8 इंटू 10 की पावर -2 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो जो टारगेट मुझे पहले चाहिए Ba2+, इस पूरे के अंदर कहां है, ये यहां। तो इक्वेशन थर्ड में है ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो मेरे पास मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पहले इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 ऐसे लिख लो, ये आ गया। अब इसमें से Ba2+ तो चाहिए मुझे, पर Cl- नहीं चाहिए, तो इसे क्या करो, इसे हटाना पड़ेगा। जिसको हटाना है तो अब अगला देखो Cl- कहां है, इसको हटाने के लिए Cl- इस वाले में है, पर ये एक है, मुझे कितने चाहिए 2, तो इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो इसको Na+2, और ये भी आपका ये Cl-2 से मल्टीप्लाई, जो कटता उसे काट दो, ये गायब हो गया जी। अब नई दिक्कत आ गई, नई दिक्कत क्या आ गई, मुझे Na+ नहीं चाहिए इसके अंदर। अब देखो Na+ को कैसे हटाए, यहां है जी Na+, ठीक है। तो ये माइनस का है ना, तो इसे प्लस करेंगे तभी तो कटेगा, तो प्लस क्या कर दो, ये एक है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू इक्वेशन 1, तो प्लस कर दिया 2 लैम्डा m0 Na+ प्लस 2 लैम्डा m0 OH माइनस, ठीक है जी। अब Na+ कट गया, ये कट गया, हमारा एम हमें मिल गया Ba2+ प्लस 2 लैम्डा m0 OH माइनस, ये मेरा एम था। तो अब इस इक्वेशन में क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 3 ये रही आपकी,
2.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, हाँ जी ठीक है, माइनस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड क्या है 1.265 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है जी। उसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू इक्वेशन 1 जो कितनी है 2.48 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है जी। तो मेरे पास कुछ कैलकुलेशन के लिए है नहीं, ठीक है, तो देखिए क्या कुछ आएगा, इधर लिख देता हूं जरा मैं, ये तो ऐसे कैसे रह गया ना, ठीक। अच्छा इन सब में से 10 की पावर माइनस 2 क्या कर सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं, तो 10 की पावर माइनस 2 में लेके चलूंगा कॉमन, ठीक। तो देखिए अब क्या कुछ रहेगा 2.8 माइनस 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 12 13 का 3 का हासिल बच गया 1 4 और 1 5.2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 8 दूनी 16 6 1 4 दूनी 8 और 1 9.4 और इनटू में क्या आ गया 10 की पावर माइनस के 2। अब इसको हमें सोल्व करना है 2.8 और 2.5, देखो 2.5 और 2.5 कितने होते 5 हो जाते ना और 3 ज्यादा है तो 5.33 हो गया, सॉरी ये तो माइनस का है, मैं सॉरी मुझसे गलती हो गई, इधर लेते हैं। अगर मैं इसमें जोड़ता हूं पूरे 3 जोड़ दूं तो कितना हो गया 7.96 हो गया ना, ये 7.96 में से 0.20 हटा दो क्या आ गया 7.76 आ गया, 7.76 माइनस 2.53 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका ये आ गया आपका 5.23, ऐसा ही कर रहा हूं 5.23 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, तो इसका जो आंसर है वो अलग कलर से लिख रहा हूं मैं 5.23 इंटू 10 की पावर माइनस 2 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट एक चीज समझना, इसका मतलब क्या है उसे समझते हैं। देखिए ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है ये है क्या, समझना जरा इस चीज को। जैसे हमें दे रखा है Fe2SO4 का थ्राइस, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो जो इसको तोड़ के लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे समझना जरा, मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं यहां पे, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट Fe3 प्लस जो भी इस पर चार्ज है उसी नंबर से इसको डिवाइड किया जाएगा, प्लस SO4 पे कितना होता है 2 माइनस चार्ज होता है, तो SO4 2 माइनस, तो यहां पे क्या 1/2 इससे डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का तरीका है। और मोलर कंडक्टिविटी होती तो कैसे निकालते, फिर हम लिखते 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Fe3 प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस आयन, इनका सम होता है, यहां से निकलती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इन सब से कंफ्यूज मत होना, कोलबर्ग्स लॉ भी यहां पे खत्म नहीं हुआ है, इसके एप्लीकेशन है और उसके बाद इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाके बात करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर मुझे इतना डिस्कस करना था, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।